हाय हेलो हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है भाई सभी लोगों के। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्न आया है, कई लोगों ने मुझसे इस बारे में डिस्कस किया, बातचीत किया, तो मुझे लगा कि क्यों न इस इन सारी समस्याओं को या जो सारी शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, डाउट्स वगैरह है, उसको एक ही वीडियो में क्लासेस में क्यों न इसको कलेक्टिवली एक साथ इस पर बात करी जाए। ठीक है, तो जैसा कि आज का टॉपिक हम लोगों का है, ठीक है, टॉपिक कौन सा भैया? भारतीय राजनीति में जाति और धर्म। ठीक है, यानी कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है इसमें हम लोगों का कास्ट और रिलीजन किस तरीके से इंक्लूड होता है और इसकी क्या क्या भूमिका होती है, क्या क्या सहभागिता होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या है कि चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये यूपीएससी के जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसके किस पेपर में मेनली ये आता है, ये आप जो जीएस पेपर 1 देखेंगे, ठीक है, पेपर 1 जो आपका जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, तो उस इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत यानी कि सोशियोलॉजी का जो पार्ट है वहाँ पर कास्ट और रिलीजन जैसी चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोगों का जीएस पेपर 1 में ये टॉपिक क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, अब एक और चीज़, जैसे कि अभी मैंने भारतीय राजनीति बोला, ठीक है, तो राजनीति जैसे शब्दों को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या आखिर में। ठीक है, देखिए जब बात पॉलिटिक्स की करी जाती है, राजनीति की करी जाती है, ठीक है, तो पॉलिटिक्स ये ऐसे हवा हवाई निकल कर नहीं आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आती है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी जिसको राजनीति विज्ञान कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है पॉलिटी, पॉलिटी माने राज व्यवस्था, यानी कि सरकार कैसी होगी, कामकाज कैसे होंगे। फिर उसके बाद क्या आती है, राजनीति यानी पॉलिटिक्स। यानी तीन चीज़ें हो गई, कौन कौन सी? पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पॉलिटी हो गया, और फिर पॉलिटिक्स हो गया। ये तीनों चीज़ें एक ही जगह से निकलती हैं, ठीक है, और फिर ये हमारे सामाजिक जीवन को क्या है कि प्रभावित करती हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, सारी चीज़ें पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं, या जो सही चीज़ है उसको मैं बता दूं। देखिए जब भी आप किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, यानी सोशल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है, एथिक्स हो गया, या फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें किन्हीं भी सवालों का जो जवाब होता है वो 100% नहीं होता है। इस बात को समझ जाइए। साइंस में क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है ये फिक्स है ना, फिक्स है 23। ठीक है, सोडियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन कौन से कंपाउंड बनाएगा, ये चीज़ भी क्या है, फिक्स है, यानी खास चीज़ें। साइंस, इसीलिए तो साइंस को सबसे एडवांस स्टडी मानी गई है कि साइंस में हम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को झुठला नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी मैं उधर नहीं जाऊँगा, अभी हम लोग यहीं पर बात करेंगे। उसी तरह से जैसे मैं कहूँ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, वो भी फिक्स है। तो एक चीज़ समझ जाइए कि साइंस में क्या होता है, ये एक सवाल के जवाब एक ही होते हैं, ठीक है, या किसी भी सवाल का जवाब एकदम सटीक होता है। लेकिन ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में किन्हीं भी सवालों के जो प्रश्नों के जवाब होते हैं वो सटीक नहीं हो सकते हैं, और एक ही प्रश्न के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी संभावना है कि बहुत सारे जवाब भी क्या है, सही हो जाएं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, है ना, निष्पक्षवाद। तो एक चीज़ समझेंगे भैया कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट से इसको देखेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम नहीं हो जाना है। इस पूरे लेक्चर में मैं ये भी बात बताऊंगा कि जहाँ पर भी आप एक्सट्रीम फिलोसफी पकड़ लेते हैं, यानी कट्टरपंथी की फिलोसफी पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो आईएएस की तैयारी तो ऐसे ही निकल गई। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप सही ट्रैक पर भी नहीं है, जीवन में भी सही ट्रैक पर भी नहीं है। किसी भी चीज़ की कहते हैं ना, अति कर देना। ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ की आप अति कर देते हो तो भैया कैसे आप सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी सीखेंगे हम लोग। तो इसलिए क्या करना कि थोड़ा सा मेरे साथ न्यूट्रल माइंडसेट के साथ पढ़ाई करेंगे, समझेंगे बारीकी से। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये पूरी संभावना है कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारी बातें क्या है कि सही नहीं होंगी। ठीक है, या ये पूरी संभावना है कि जितना कुछ आप जानते हैं उसमें से बहुत सारी बातें आप गलत जानते होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी व्याख्या
मुझे इसलिए करनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। तो भैया क्या है कि समाज में विविधताएं फैली हुई हैं, डाइवर्सिटी फैली हुई है, और फिर यही होगा कि आप अपने पूर्वग्रह से, ठीक है, यानी पहले के नॉलेज से ही मुझे डिफाइन करना शुरू करेंगे, और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात पूरी सही सलामत आप तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। और साथ ही मेरी कोशिश होगी कि पढ़ाई लिखाई की बातें थोड़ी कम ही करी जाएँ, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की थोड़ी कम ही बातें करी जाए। मैं कुछ ऐसी बात बोलूँ जो सबको समझ आ सके, ठीक है, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो तो देखें ही, साथ में वो लोग भी देखें जो सरकार के कामकाज को या फिर राजनीतिक और सामाजिक रूप से सही चीज़ों को समझना चाहते हैं, ठीक है, जो झूठ में नहीं जीना चाहते हैं, जो धोखे में समाज को नहीं देखना चाहते हैं, जो सच का समाज, वास्तविक समाज देखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बातें जो हो सकता है ख़राब भी हैं, तो क्या करें, ठीक है, लग सकती हैं आपको, ख़राब लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन अब समाज में जो चीज़ें ऐतिहासिक रूप से घटित होती रही हैं, अब वो ख़राब हैं, तो उसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ या आप ही क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बातें सच हैं वो बात तो मुझे बोलनी ही पड़ेंगी। देखिए, मैंने इतना सारा मसला इसलिए समझाया है, ठीक है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जो क्रैशेस हैं, विचारों का जो टकराव है हमारे और आपके बीच में, थोड़ा कम रहे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्रोनोलॉजी ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, है ना, यानी कि जो जाति और धर्म है, इसका जो ऐतिहासिक क्रम रहा है, ये किस किस तरीके से इसमें परिवर्तन हुए हैं, किस किस तरीके से बदलाव होते गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। देखिए, उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, ठीक है, पढ़ाई की आप बात करेंगे तो बेशक आप बहुत सारी किताबें एनसीईआरटी, आर एस शर्मा, इस तरह की किताबें पढ़ेंगे या और भी फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें पढ़ेंगे तो बेशक आप बहुत सारी चीज़ों को क्या है समझ जाएंगे, ठीक है। तो किताबी बातें करने से क्या है, मैं बचूंगा, हाँ, जहाँ जहाँ पर मुझे फैक्ट्स वगैरह बोलने होंगे तो भाई बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे खुद से बताएं कि जैसे हम लोगों का मसला क्या है, जाति और धर्म, ठीक है। तो भाई एक चीज़ समझेंगे कि ये जो धर्म है ना, ठीक है, और ये जो रिलीजन है, दो अलग अलग वर्ड हैं जिसको, जिसके रेफरेंस, यानी जिसकी प्रासंगिकता या जिसका मतलब भी अलग है, लेकिन आम तौर पर एक ही में मिलाकर इसको दिखाया जाता है या दिखाया जा रहा है हमेशा से, काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। देखिए, धर्म क्या होता है, नैतिक मूल्य, है ना, मोरल वैल्यूज़, यानी कि कुछ अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान, इसको हम लोग धर्म कहेंगे। यानी कि जीवन में कौन से ज्ञान होने चाहिए, यानी जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, जीवन का मूल्य क्या होना चाहिए, समाज में कल्याण की भूमिका के लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है भैया, क्या, रिलीजन। देखिए, रिलीजन माने क्या, जैसे हिंदू हो गया, इस्लाम हो गया, ठीक है, मतलब हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और साथ में आपके कौन से हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, ये सब क्या है, रिलीजन है। यानी एक ख़ास तरीके की कम्युनिटी है जिसके भीतर कुछ ख़ास तरीके के नियम कानून या इनके अपने सिद्धांत होते हैं, इनके अपने मोरल वैल्यूज़ होते हैं, ये सब क्या है, रिलीजन है। लेकिन धर्म को हम इन सभी चीज़ों से एक साथ जोड़ के नहीं बोल सकते हैं कि जो हिंदू है ये धर्म है, ठीक है, इस्लाम है ये धर्म है। हम क्या बोलेंगे कि हिंदू क्या है, रिलीजन है, इस्लाम क्या है, रिलीजन है, क्रिश्चियन क्या है, रिलीजन है, ठीक है। धर्म क्या है भैया, जीवन में, समाज में, देश में, दुनिया में, इन सारी चीज़ों को एक साथ एक सही दिशा देने का ही जो नाम है, जो शब्द है ना, वही धर्म है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब ऐसी ऐसी बातें जैसे कि आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो जानते ही हैं, अकबर ने किस तरीके से दीन इलाही शुरू किया था, ठीक है, यानी जहाँ पे सभी तरीके के जो रिलीजन है सबका सम्मान किया जाएगा। और औरंगजेब की जो किस तरीके के पॉलिसी रही जजिया टैक्स की, ठीक है, जजिया टैक्स की, जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को क्या है भैया कि अपने खोपड़ी के लिए या हेड के लिए, रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। या अम्बेडकर किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके की बातों को करने से मैं क्या है भैया बचूंगा, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि ये जो भारत में जो जाति प्रथा है या फिर वर्ण व्यवस्था है या फिर जो धर्म की व्यवस्था है, रिलीजन की व्यवस्था है, ये कहाँ से शुरू होती है? ये होती है शुरू भैया कहाँ से? ऋग्वेद से, ठीक है। आप बात को समझेंगे, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये ऋग्वेद कहाँ से आया? देखिए, ऐसा माना जाता है, अब देखिए इस पे भी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, विवादित हैं कि आर्यंस आए गए किस तरीके से, अभी उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, सीधे सीधे एनसीईआरटी की बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या था कि भारत जैसे है हम लोगों का, आप मैप वगैरह में देखेंगे तो जो भारत है, भारत का भी जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, ठीक है, जितने भी ये तान तान वाले हैं,
ये सब क्या है भैया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया। तो होता क्या था कि यूरोप से, उधर से, आप मैप में देख लेना, अभी मैप में यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, उधर से क्या है भैया, आर्यंस आए। यानी वो सारे लोग जिनको ये बात समझ में आया कि भारत में क्या है, बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे इंडस नदी हो गई, ठीक है, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इस तरह के कुछ ऐसी नदियाँ हैं। और नदियाँ जहाँ होती हैं, रिवर जहाँ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़मीन कैसी होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। तो आर्यंस को क्या लगा कि भैया भारत में क्या है कि ज़मीनें अच्छी हैं, ठीक है, वहाँ पे उपजाऊ ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करें, आर्यंस उधर से निकल कर आए, ठीक है। और उधर से निकल के आए माने कहाँ से, यूरोप से निकल के आए, सेंट्रल एशिया से निकल के आए। और आने के बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर अपना वो संप्रदाय कहें या जीवन का निर्वाह किया, जीवन को बिताया, ठीक है। तो उसी में से कुछ खास लोग थे, ठीक है, जो ऋषि मुनि बने। और ऋषि मुनि बने बनने के बाद इन लोगों ने ही क्या करा भैया, वेदांत हो गया, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, इन सारी चीज़ों की रचनाएं करी। उसमें से 4 वेद, जिसमें से जो सबसे मुख्य रूप से वेद माना जाता है कौन सा, ऋग्वेद की रचना भी आर्यंस के द्वारा ही करी गई, ठीक है। तो अब क्योंकि आर्यंस यहाँ आ गए, ठीक है, तो ज़्यादा की संख्याओं में है, ठीक है, ये अपना खेती गृहस्थी करते हैं, पशु पालन करते हैं, इस तरीके से ये अपने जीवन को जीते हैं। जब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं होंगी, ठीक है, तो समाज में एक सही व्यवस्था देने के लिए, यानी उनकी जो वर्तमान स्थिति थी उस समय की, उसमें एक सही व्यवस्था देने के लिए, एक काम काज के तरीके देने के लिए उन्होंने क्या करा, वर्ण व्यवस्था को लाया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जिसको वर्ण सिस्टम कहते हैं। तो वर्ण सिस्टम कहाँ पे भाई बात करी गई है, इसके बारे में कहाँ पे डिस्कशन मिलता है, हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ये ऋग्वेद कब कब के समय की बात है, तकरीबन आज से 3000 सालों से ज़्यादा की बात है, ठीक है। तकरीबन 4000 साल बोल सकते हैं हम लोग, या बहुत ज़्यादा 5000 साल बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस समय की बात है। तो वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या, क्योंकि जो भारत में जो मुख्य रूप से जो सबसे प्रचलित विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, या जाति धर्म शुरू हुआ है, उसका जो केंद्र बिंदु है, हम लोग बोले या सेंटर पॉइंट बोले, ओरिजिन बोले, ये वही है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था में क्या था भैया, 4 तरीके की व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है, ये 4 व्यवस्थाएं थी। ये चारों व्यवस्था में इस तरीके से नोटेशन दिया गया था कि जो ब्रह्मा है, ठीक है, ब्रह्मा का जो सिर है वहाँ से ब्राह्मण जन्म लेते हैं, ठीक है, उनके जो भुजाएं हैं या कंधा है, शोल्डर्स है, बाजू है, वहाँ से क्षत्रिय जन्म लेते हैं, ठीक है। और जो पेट है वहाँ से कौन जन्म लेता है, वैश्य जन्म लेता है। और उनके चरणों से, पैरों से, ब्रह्मा के चरणों से कौन जन्म लेता है, शूद्र जन्म लेते हैं। और इनके क्या है, ये काम को भी निर्धारित कर दिया गया था उस समय, ठीक है। क्यों निर्धारित किया गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना भाई, अब कोई इसी तरह से मनमाना कोई कुछ भी करने लगेगा तो एक समाज की क्या है, तरक्की भी चाहिए ना। उस समय की जो वर्तमान स्थिति, उसमें तरक्की भी चाहिए। तो ऐसा हो कि यदि 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उनको एक काम का दिशा दे दिया जाए, ठीक है, कि तुम्हारी बुद्धि इतनी तो तुम ये काम करोगे, तुम्हारे में खास तरीके के गुण हैं तो तुम ये काम करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से देने के लिए ही क्या है, ऋग्वेद में ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हमें मिलता है। तो ब्राह्मण लोगों का काम क्या था, ठीक है, वो कोई भी इंसान जो तेज़ बुद्धि का हो, ठीक है ना, वो कोई भी इंसान जो तेज़ बुद्धि का हो या ज्ञानी हो, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में, व्यवस्था में आ सकता है। वो कोई भी इंसान, ठीक है, जो ताकतवर हो, जो समाज की सुरक्षा में भूमिका रख सकता है, ठीक है, वो क्या है कि आपका किस में आ जाएगा, क्षत्रिय की व्यवस्था में आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से वैश्य क्या है, जो व्यापारी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वो वैश्य में आ जाएंगे। और वो सारे लोग जो किसी भी तरीके की खास बुद्धि में, कला में परिपक्वता नहीं रखते हो, मैच्योरिटी नहीं रखते हो, ठीक है, तो उनका काम क्या होगा कि वो सभी लोगों का, समाज की सेवा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी कब, वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड माने कब, ऋग्वैदिक पीरियड, जब हम बात कर रहा हूँ आर्यंस की, उस समय की, जब जहाँ पे वेद क्या है कि पूरी तरीके से इसकी सोवरेनिटी है, यानी वेद क्या है कि पूरा डोमिनेंट है। तो उस समय वेदों के बीच में जो इंटरचेंज है, सॉरी, वर्ण वर्ण की व्यवस्था है, जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बीच में जो इंटरचेंज है ना, ये भैया क्या था, हमेशा से खुला हुआ था। यानी कि जो पढ़ने में तेज होगा, बुद्धिमान होगा, वो ब्राह्मण बन सकता है, ठीक है। ये समाज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जाति धर्म की जो भी बातें ना, सामाजिक बातें, सामाजिक राजनीतिक, ठीक है। तो इसलिए बात समझेंगे कि क्या था भैया कि ये खुला था, यानी कोई कहीं भी जा सकता है, जो अच्छा काम नहीं कर सकता वो बशर्ते किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया हो, जन्म ले लिया हो, ठीक है। यानी उसके पिताजी ब्राह्मण थे, क्योंकि वो ज्ञान बटा करते थे, पढ़ाते लिखाते थे, तो वो ब्राह्मण हो गए, ठीक है।
पूजा पाठ में भागीदारी देते थे, यज्ञ में भागीदारी देते थे, तो उनका बेटा यदि पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हो, उनके घर में कोई भी पुत्र जन्म लेता है जो सही नहीं है, ठीक है, तो वो शूद्र की कैटेगरी में आता था। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड होता है, यानी वैदिक पीरियड का थोड़ा बाद का जो समय है, उसमें क्या हुआ कि लोगों ने इस बात की स्वीकृति कर ली, यानी अपने में ही एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि जो जिसके घर में जहाँ जन्म ले लेगा वो उसी वर्ण का हो जाएगा। यानी कि अब इस बात से मतलब मसला ही नहीं रह गया था कि किसके भीतर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी परिपक्वता है, किस तरीके की समझदारी है, या किस तरीके की कला है, आर्ट है। इस बात से सिर्फ मतलब रह गया था भैया कि कौन किस तरीके की घर में, संप्रदाय में, ठीक है, या फिर किस तरीके के वर्ण में जन्म लेता है, ये उसकी व्यवस्था के भीतर ही आ जाएगा। यानी कि अब क्या है, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बनेगा, ठीक है, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनने वाला है, और शूद्र का बच्चा शूद्र ही रह जाएगा, और जो वैश्य के बच्चे होंगे या वैश्य के घराने में जो जन्म लेगा वो क्या है, वैश्य ही रहेगा। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, बाद में ऐसा क्यों हो गया। देखिए, इसके पीछे क्या है, चार चीज़ें होती हैं। जब भी कभी भी सामाजिक बदलाव होते हैं, राजनीतिक बदलाव होते हैं, या राजनीतिक मसले खड़े होते हैं, तो इसके पीछे चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये बात समझने में मुझे 8 महीनों से ज़्यादा लग गए, क्योंकि मैं पॉलिटिकली क्या था, ज़ीरो। जब मैं पढ़ाई के फील्ड में आया, इस तरीके के पढ़ाई के फील्ड में, तो मैं राजनीतिक रूप से शून्य था, मैंने कभी टीवी वगैरह भी नहीं देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझने में 8 महीनों से ज़्यादा लगी। देखिए, समाज में कुल चीज़ किस चीज़ की लड़ाई है, ठीक है, चार चीज़ों की। प्रॉपर्टी यानी रिसोर्सेस, या संपत्ति, या संसाधन, ठीक है, संपत्ति हो गया, संसाधन हो गया, या प्रॉपर्टी। मैं इन सारी बातों को एक ही बात कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास होगी, यानी पैसा जो है प्रकृति का, समाज का, सरकार का, ये ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता का किसके पास होगा, किसके पास नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, सम्मान की लड़ाई है, ठीक है, प्रेस्टीज, यानी हम कुछ खास तरीके के काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सम्मान भी मिलना चाहिए। इंसान इसी तरह से जीता है, ठीक है, ह्यूमंस इसी तरह से जीते हैं। ऐसा सोशल पीपल जो है जानवरों से वहीं इतने में ही अलग है, ठीक है। जानवर क्या करेगा, खाए पिएगा, सो जाएगा, लेकिन इंसान को खाना पीना भी और सम्मान भी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है भैया आइडियोलॉजिकल क्रैशेस, ठीक है, विचारों का टकराव, यानी कुछ खास तरीके के लोग जो खास तरीके की सोचते हों, कुछ खास तरीके के लोग कुछ खास तरीके के विचार रखते हो, तो इनके विचार में क्या है कि टकराव आएगा, भिड़ंत होगी, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की भिड़ंत होती है, तब उसी समय सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, ठीक है, परिवर्तन आते हैं उस समय। और जो चौथा पॉइंट है, वेलफेयर या फिर मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यानी कि समाज में या देश का, सत्ता का, दुनिया का कल्याण भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इतने सारे परिवर्तन कुल मिला जुला कर आते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, बता दूं। चार बातें हैं, प्रॉपर्टी किसके पास होगी ज़्यादा से ज़्यादा, सम्मान किसका ज़्यादा होगा, यानी प्रेस्टीज किसके पास ज़्यादा होगी, ठीक है, आइडियोलॉजिकल क्रैशेस हो गए, ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या होगा, वेलफेयर या फिर मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। ये चारों चीज़ें ही समाज में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव दिखाती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ से बात समझ में आ रही। तो अब देखिए, वैदिक पीरियड में हुआ क्या कि जब वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है, यानी कि जो जिस घराने में जन्म लेगा ये उसी घराने में रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ऊपर के लोग थे, जो समाज में बुद्धि और ताकत दोनों मसले रखते थे, दोनों ही चीज़ों पर जिन्होंने अधिकार जमा लिया था, कि ब्राह्मण होंगे जो समाज में सबसे ऊपर ऊपर होंगे, ठीक है, क्षत्रिय होंगे ब्राह्मण के नीचे तो होंगे लेकिन ताकतवर होंगे, या युद्ध में भागीदारी लेंगे, समाज की सुरक्षा में भागीदारी लेंगे, ठीक है। और वैश्य क्या होंगे भैया, व्यापार में अपनी स्थिति बनाएंगे, बिजनेस वगैरह करेंगे। तो इन तीनों लोगों ने क्या करा भैया, खुद को डोमिनेंट साबित किया। और जो अब डोमिनेंट साबित करने का मतलब क्या है, इनको मुफ्त प्रकृति के और समाज की सत्ता की जो संसाधन है आसानी से मिल जा रहा है ना, तो सबको क्या है, सम्मान भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का, यानी सोसाइटी के भले के लिए भी बहाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई अपना हक क्यों छोड़ेगा? यानी कि जो ब्राह्मण साहब घर में बैठे हों और उन्हें पता है कि ये जितने भी नीचे वाले हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो ये मुझे सेवा सत्कार मेरी करते रहेंगे, मुझे दान पुण्य करते रहेंगे, ठीक है, मुझे इतनी सारी संपत्ति हिसाब देते रहेंगे, तो वो अपना हक क्यों छोड़ेंगे? वो ये क्यों विचार करेंगे कि भैया अब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण
नहीं रहेगा, ठीक है, वो शूद्र भी बन जाएगा, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के इंसानों ने भी इस तरीके की भूमिकाएं आपस में करी उस समय, ठीक है। ये तकरीबन 3,000 साल पहले, यानी कि पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था क्या भैया क्लोज हो गई। अब क्लोज होने के बाद थोड़ा और वैदिक पीरियड के आगे निकले हम लोग, तो अब क्या है कि इसमें अब जातियाँ बनना शुरू हो गई। जातियाँ बने क्या कि जो जिस तरीके का काम करता है यही वही उसकी जाति हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि कोई तेल बेचता है तो वो तेली हो गया, ठीक है। कोई कपड़े धोता है तो वो धोबी हो गया, ठीक है। मछली पकड़ता है तो वो मछुआरा हो गया, ठीक है। मतलब रथ चलाता है तो वो महावत हो जाए। मतलब इस तरीके के जो जिस तरीके का काम कर रहा है उसी के आधार पर उसके प्रोफेशन और उसके जातियों पर संकेत डाला गया, डालते गए लोग, ठीक है। और लोगों ने इसको स्वीकार भी करता गया, समाज खुद इसको स्वीकार करते गया, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं थे, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सिविलाइज्ड नहीं थे, ठीक है। क्योंकि धर्म तो बहुत ऊपर था, वेदांत उसी समय का लिखा गया है, ठीक है। उपनिषद उसी समय के लिखे गए हैं, गीता उसी समय की लिखी गई है, महाभारत रामायण उसी समय के लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक भी मैं बता दूँ कि जो वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत लिखा, यानी कि हिंदू धर्म की जो बुनियाद है, ठीक है, वो महाभारत और रामायण है, ठीक है। हम हिंदू धर्म से यदि महाभारत और रामायण को निकाल दें तो हिंदू धर्म क्या है भैया, ये पूरी तरह से क्या है, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने की कगार पर है, ठीक है। तो वेद व्यास जो खुद उस समय शूद्र जाति के थे, महाभारत लिखे और वो अपने कर्म से ब्राह्मण बने, ठीक है। उनको ब्राह्मण कहा गया क्योंकि उनका कर्म था, ज्ञान ऐसा था, तो उनको ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, जो खुद ही एक शूद्र थे, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो लुटेरे थे, चोर डाकू बदमाश आदमी थे, लेकिन वो ज्ञान से अपने कर्म से क्या है ब्राह्मण बने और रामायण की स्थापना करी या लिखे, ठीक है, उनकी रचना करी। तो बात समझिए, पहले क्या था भैया कि जो जैसे कर्म होते थे उस हिसाब से वो उसकी वर्ण व्यवस्था कैटेगरी में आती थी, या उसको डिसाइड किया जाता था। लेकिन बाद में ये चीज़ें वही चारों बातें हैं, ठीक है। जहाँ पे जिसको जिस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं आसानी से, तो वो उसने क्या करा, इंसानों ने, ठीक है, उसको क्या करा भैया कि उस पर अधिपत्य या अधिकार जमाना शुरू किया। और बाद में यहाँ तक कि इस तरीके से जातियों का भी प्रारंभिक स्थिति शुरू हुई और नामकरण शुरू हुआ, नोमेनक्लेचर। और इस तरीके से आज भारत में तकरीबन 3,000 से ज़्यादा जातियाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया। पहला पॉइंट क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी ऑफ आपका कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, हिस्टोरिकल बातें हैं। अब इसमें देखिए बीच में क्या है कि जो आपका 1707 के आसपास जब आपका चंगेज़ खान या फिर हुमायूं, ठीक है, जब भारत में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे इस्लाम का आगमन होता है, ठीक है। उसके पहले लगभग इस्लाम क्या है हमारे देश में लगभग ना के बराबर था, ठीक है। उसी तरह से अंग्रेज़ आते हैं, अंग्रेज़ आए भैया, तो अंग्रेज़ साथ साथ में क्या लाए, क्रिश्चियन भी लाए और साथ में पुर्तगीज़ आए। तो इस तरीके से मतलब धर्म क्या है ये भारत में आता गया। मेनली यहाँ पे जो मुख्य मैं कह दूँ कि जो भारतीय समाज रहा है वो हिंदुओं का रहा है, या फिर हिंदू भी कह दूँ तो ये ज़्यादा विवादित बात हो जाएगी, आर्यंस का रहा है, ठीक है। आर्यंस ही आए और उन्होंने यहाँ पर पहले क्या करा, वेदांत की रचना करी, या फिर ऋषि मुनियों ने ही आपके जो वेद हैं इसकी रचना करी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने ये सारी बातें बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा चेक करते कि करंट सिचुएशन क्या है। ये हमारी जो भारत सरकार है, ठीक है, करंट सिचुएशन माने आज़ादी के बाद से यहाँ पर जाति धर्म को किस तरीके से किस एंगल से देखा जाता है, ठीक है। पहली बात तो देखिए जो हमारा देश है, ठीक है, ये सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री माने क्या होता है कि जो सत्ता होगी या जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, ये कभी भी किसी खास धर्म के, किसी खास जाति के लोगों की संगति में नहीं आएंगे या प्रमोट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि सभी धर्मों और जातियों को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। और इसके पीछे बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 में बात करूँ, आर्टिकल 15 में जहाँ पे आप देखते हैं कि कास्ट, रिलीजन, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बेस पर किसी भी तरीके की सरकार या सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं भेदभाव नहीं करेंगी। आर्टिकल 19 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 19 में जितने भी आपके 6-7 क्लॉज हैं सारे के सारे, ठीक है, ये पूरी तरीके से इंसान को, एक भारतीय नागरिक को आज़ादी देते हैं कि आप निसंदेह निसंकोच, ठीक है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, मुफ्त में मज़े करो, एंजॉय करो, ठीक है। और आर्टिकल 21 हो गया, राइट टू लाइफ, है ना, यानी खुशी खुशी है आपको जीना है भैया। और उसके बाद आर्टिकल 44 हो जाए, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि हर एक तरीके से पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है और सरकार में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी किताब कोई होती नहीं है, ठीक है। अब मैं ये भी कह दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर साहब ने बनाया, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। जहाँ पर भी आप एक्सट्रीम वर्ड चले जाए ना कि सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है,
यानी कि आज़ादी सिर्फ गांधी ने दिला दिया, महात्मा गांधी की वजह से आज़ादी मिल गई, ये एक्सट्रीम वर्ड है ना, ठीक है। या सुभाष चंद्र बोस साहब ने अकेले अंग्रेज़ों को मार के भगा दिया, भगत सिंह ने अकेले देश का नाम कर दिया, ठीक है। जहाँ पर भी आप कोई एक्सट्रीम वर्ड समझ जाएं वो बात गलत है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बता दिया ये खुले विषय हैं, ठीक है। यहाँ पर किन्हीं भी सवालों का एकदम सटीक जवाब 100% जवाब नहीं होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये सब देखिए समझाने के लिए ना 5-6 घंटे से ज़्यादा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़े समय में ही जितनी भी बातें कर ली जाएँ, अब उतने भी थोड़ा प्रयास करिए समझने का। ये सब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझाने में थोड़ा समय लगेगा, 5-6 घंटे लगेंगे, फिर भी छोटी सी बातचीत है तो इसमें भी मैं समझ सकता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आएंगी ही, ठीक है। तो सेक्युलर कंट्री का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ में आ गए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि क्या ये आवश्यक है कि हमारा देश, ठीक है, हमारे देश में जाति धर्म का होना या ना होना ये कितना आवश्यक है, कितना प्रासंगिकता है, इसकी कितनी रेलेवेंसी है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो चीज़ तकरीबन 4000 सालों से समाज में मौजूद हैं, ठीक है, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था, जो चीज़ें 4000 सालों में मौजूद है, क्या आपको लगता है कि ये 73 ईयर्स की जो आज़ादी है आपकी, उसमें इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है? जैसे मैं कहूँ सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा मुझे सबसे वाहियात सी चीज़ लगती है कि पति मर जाए, ठीक है, तो पत्नी को क्या करो कि उन्हीं पर चिता पर उसको जला के ज़िंदा क्या करो, फूंक दो। देख रहे हैं आप ये कैसे चीज़ है, ये बहुत पहले से चीज़ें, ये सबको पता है कि ये वाहियात सी चीज़ है, ठीक है, चली आ रही थी और इसके लिए कितने बड़े हथकंडे अपनाने पड़े, राजा राम मोहन रॉय से लेके या अंग्रेजी सरकार, मतलब कितना इस पर क्या कहते हैं, ईंट घिसना पड़ा इसको बंद करने के लिए। लेकिन उस तरह पशु की बलि हो गई, ठीक है, जानवरों की बलि देना, पूजा पाठ हो रहा है, चलो भैया बलि दे देते हैं, है तो सही, आज आप कह सकते हैं ना कि ये गलत है, लेकिन उस समय की स्थिति में यदि आप बोलते, मना करते कि पशुओं की बलि मत दो, तो जो भीड़ है, ठीक है, वो भीड़ ही आपको मार देती। यही बात सोक्रेट्स के साथ भी हुई थी, ठीक है। पता ही होगा आपको सोक्रेट्स को क्या किया गया भैया, उसको जहर पीकर मरना पड़ा, ठीक है। क्यों मरना पड़ा? क्योंकि उसके जो विचार हैं, ठीक है, सूरज और धरती के परिक्रमा से संबंधित जो विचार हैं, उसके विचार वहाँ की जो सत्ता है, जो सरकार है, उसके प्रति उसके मेल जोल नहीं खाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे मैं कहूँ कि दहेज प्रथा, ठीक है, कानूनी तौर पे तो बंद है भैया, डाउरी सिस्टम है ना, डाउरी सिस्टम जो ले रहा है दे रहा है वो पकड़ाए तो भैया बंद ही है, लेकिन क्या लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है? खुलेआम दहेज की बात चली जा रही है कि नहीं? बलात्कार मैं कहूँ, महिला यौन शोषण कहूँ, इस तरीके की चीज़ें कानूनी तौर पे तो रोक ही लगाई गई ना, भ्रूण हत्या हो गया, एबोलिशन ऑफ जो संतान होता है, ठीक है, ये सब रोक ही तो लगाया गया है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग क्या है, ये इस चीज़ों को मान नहीं रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अभी ये सब कुछ कब बंद किया गया? तकरीबन 73 सालों में, जब आज़ादी मिली, जब संविधान बना, जब कानून बना, देश की एक लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और एक सेकुलर कंट्री बनी, ठीक है, तब इस तरीके की चीज़ों को क्या है पूरी तरीके से रोक दिया गया। मैं जैसे कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा की व्यवस्था भारत को दे के गए, जहाँ पर पूरी पढ़ाई का मतलब ही क्या है, एक नौकरी है, ठीक है, तो आज भी आप देख सकते हैं कि पूरी पढ़ाई में सिर्फ नौकरी ही देखी जा रही है। यानी कि जो लोग आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं वो पढ़ाई को नौकरी ही समझ रहे हैं, जबकि आईएएस की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में ये भली भांति इंसान को समझ में आ ही जाता है कि पढ़ाई का लक्ष्य, एजुकेशन का जो एम होता है वो सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है। तो जब 200-250 सालों में, ठीक है, अंग्रेज़ों ने इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम फैला के गए और लोग उसको अभी तरीके से उसकी स्वीकृति को तोड़ नहीं पाए हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो चीज़ें तकरीबन 4000 सालों से इस समाज में चली आ रही हैं, ठीक है, वो इतने जल्दी 73 सालों में कैसे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि लोग क्या क्या बोलते हैं, इस तरह से बातें समाज में फैली रहती हैं कि खाना पीना, ठीक है, लोग किसी ख़ास तरीके के लोगों के घर में जाकर नहीं खाते पीते, कहते ये नीच है, ये गंदा है, ये मैला है, ठीक है। लेकिन वही व्यक्ति जब होटल्स वगैरह में खाना खिलाता है तो उससे चाव से कहते हैं रोटी लाओ, सब्जी लाओ, या ये लाओ वो लाओ, ठीक है, और उसके ही हाथों से खाते हैं। यानी कि अनटचेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अनटचेबल। अब इसके लिए भी आर्टिकल आप देख सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 17 या 18 है, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ों को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी ये लोगों ने अभी तक, समाज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी कि हमारा जो संविधान है, कानून है, सरकार है, उसमें तकरीबन सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसे डीपीएसपी की बात कर लें, ठीक है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं। लेकिन उसके लिए हमारी सरकार और हमारा देश और हमारे समाज अभी तैयार नहीं है सारी चीज़ों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में, इसलिए थोड़ा क्या है टाइम लग रहा है। पर ये मैं पूरे विश्वास, यकीन और संभावना के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ समयों में, ठीक है, कुछ समय में ये जितनी भी बातें आप देखते हैं छुआछूत की, जाति धर्म की, या कुछ रंग भेद की, महिलाओं के प्रति जो क्रूरता है, निर्दयता है, ठीक है, और जो पशुओं की बलि देना, ठीक है, जीव जंतुओं को मार के खाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगभग खुद ही इसे लोग रोक देंगे। जैसे आज से कुछ समय पहले स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था, दास प्रथा, यानी कि जैसे कि किसी इंसान को किसी इंसान का गुलाम बना दिया जाता था। पर आज आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता चल जाए कि ये आदमी, ठीक है, ये इसका गुलाम है, तो आपको खुद भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई किसी की गुलामी कैसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पहले से थी, चली आ रही थी, आज लोगों ने क्या करा, इसको एक्सेप्ट कर लिया। आज खुद आप सती प्रथा की बात करें तो आप इसे पूरी तरह से खारिज करेंगे, ठीक है, मना करेंगे कि पति मर गया तो ऐसा नहीं कि पत्नी को ले जाके फूंक दो। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें सुधरेंगे, ठीक है, अभी जल्दी जल्दी चीज़ें क्या है सुधरेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ और लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब बात शादी की आती है, ठीक है, तो जाति धर्म मिलाया जाता है। इसके पहले वही इंसान जब हॉस्पिटल में हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है भैया कि खून देने के लिए सिर्फ ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, और वो खून भले ही किसी भी व्यक्ति का रहा हो, वो उसको खून चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें आप जितनी भी अच्छी चीज़ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी भी हमारा देश क्या है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन का विस्तार, शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे हो रहा है, होगा ही। आप खुद से सोचें कि जितने भी लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बातचीत करते हैं, क्या उन्हें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके की बातों को भी पता है, ठीक है। यदि इस तरीके की बातें भी उन्हें पता होती तो वो आम तौर पर जितने भी समाज में झूठी चीज़ें फैली हुई हैं वो उनका खंडन कर सकते थे, खारिज कर सकते थे, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एजुकेशन का लेवल हमारे देश में अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है, ठीक है। इसके लिए हम सरकार को दोषी नहीं कहेंगे, या इसके लिए किसी खास व्यक्ति, संप्रदाय या किसी भी खास संगठन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। ये वक्त के साथ खुद ही धीरे धीरे अपने आप ही लोग इसे समझ बूझ के एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृति कर लेते हैं, ठीक है। तब ये खुद ही अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये जाति धर्म का जो मसला है, ठीक है, ये सिर्फ राजनीतिक है। आप कुछ राजनेताओं की बात करें, वो तरह तरह की खबरें फैलाते हैं, झूठी खबरें भी फैलाते हैं। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, या हमारा कोई भी मंत्री परिषद लगभग इस बात से करने में बचते हैं कि जाति धर्म का जो मसला है उसको देश में फैलाया जाए, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो इनको मुद्दा बनाकर लोगों को गुमराह करके, ठीक है, झुठला कर उनसे वोट मांगती हैं, और वो अपनी आगे उसमें भागीदारी बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पे ये एक और चीज़ भी तो है, आरपीए एक्ट 1951, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, ठीक है, जो आपका आरपीए एक्ट है 1951 का। फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें साबित यदि हो जाती हैं कि किसी खास व्यक्ति ने चुनाव में जो भागीदारी लिया था और किसी खास तरीके के जाति धर्म का नाम लेकर वो चुनाव में जीता है, और उसके प्रति यदि एलिगेशंस लगते हैं, ठीक है, केस फाइल होती है, तो उसे क्या है सरकार से खारिज भी कर दिया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरी कुल कहने का मतलब क्या है कि जो करंट सिचुएशन है आपकी और जो आज की स्थिति है उसमें सरकार, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, सुप्रीम जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते, और ये चीज़ सही है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब जो आखिरी पॉइंट है कि क्या ये आवश्यक है भैया कि हम लोगों का कंट्री सेकुलर होना चाहिए, यानी कि जो भारत है ये क्या सेकुलर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी बातचीत करते हुए सुनाई देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, या हम इस्लामों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, या इस तरीके के संप्रदाय ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या ये आवश्यक है कि सेकुलर कंट्री इंडिया को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने कहा, ठीक है, जहाँ पर भी आप एक्सट्रीम सेंटेंस पकड़ लें, ठीक है, कोई भी कट्टरपंथी या कट्टरवादी हो जाए, बस समझ जाइए कि आप वहाँ पर गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि हमारा देश सिर्फ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या हमारा देश सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनना जाना चाहिए, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सरकार का जो गठन होगा ये गलत तरीके की व्यवस्था में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं समझा दूँ, हमारे देश में तकरीबन 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या में। और भैया ये कोई, और बात समझे रे भाई, ये कोई मैथ साइंस थोड़ी है कि पाई की वैल्यू 22.22 डिवाइडेड बाई 7 यानी 22/7 हो गई, ठीक है। और जो
एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है किसी सर्कल का, ठीक है। तो ये कोई फिक्स चीज़ नहीं, मैथ और साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये विचारों का क्या कहें, बहुत ज़्यादा संग्रह है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विचारों का विस्तार है, फैला हुआ विचार है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। 130 करोड़ लोगों में आप ये थोप नहीं सकते हैं सभी इंसान पर कि मैं ये सरकार बना रहा हूँ, खास तरीके के लोग यहाँ पर होंगे और सबको यही विचार मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो तानाशाही हो जाएगी, जैसे हिटलर की हुआ करती थी, ठीक है, कि खास तरीके के जो ज्यूस हुआ करते थे उनको बंद करो, उनको मार दो, काले वालों को मार दो, अपंगों को मार दो, ठीक है। तो ये तानाशाही हो जाएगी। और हमारी सरकार जो है तानाशाही नहीं है। हमारी भारतीय सरकार कौन सी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। और वैसे भी जो आप देख सकते हैं कि 3,000 जातियां जो हमारे देश में थीं, एकता नहीं थी, ठीक है। जाने कितने तरीके की डाइवर्सिटी थी, और ये आपस में इनके क्रशेस थे, टकराव थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को क्या है कि खुला ऑफर मिल रहा है, ठीक है, कि आओ भैया डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी इस्तेमाल करो और भारत को गुलाम बनाओ, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि आपके देश के जो नागरिक हैं, जो संप्रदाय हैं, जो जितने भी सारे लोग हैं भैया, सबको क्या है कि खुली आज़ादी हमारा संविधान ही देता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44, बहुत सारे आर्टिकल हैं इस तरीके से, ठीक है। खुली तरीके से आज़ादी जीने की देते हैं। तो ये हमारा देश पहली बात तो सेकुलर है, ठीक है। लेकिन इसको क्या सेकुलर होना चाहिए, तो आप देखें कि यदि आप किसी खास तरीके के जाति धर्म के ही नाम पर सरकार बनाएंगे, तो जो आज आपका पाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की यदि धर्म की राजनीति नहीं खेली गई होती, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ मैं एक ही व्यक्ति का नाम लेने से बचूंगा, और भी चीज़ें थी, ठीक है। वहाँ पे आरएसएस भी थे, और वहाँ पर जो आपके होम रूल लीग भी थे, और वहाँ पे आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी, सभी लोग थे, ठीक है। जिसकी वजह से विचारों का टकराव तो होता ही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वहाँ से मुख्य रूप से जिन्ना साहब की राजनीति हुई, खेली गई, जिसकी वजह से भैया क्या है कि पाकिस्तान अलग हुआ। और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं क्या हालात हैं, ठीक है। उसी तरह से आज का आपका जो बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है, वो बांग्लादेश भी आज भारत का ही होता, ठीक है। तो देखिए कि आप ज़बरदस्ती किसी पर थोपेंगे कुछ विचार, ठीक है, तो तानाशाही होगी, और साथ में दिक्कतें होती हैं, मनमुटाव होता है, विचारों का टकराव होता है, तो सीमा में विवाद होगा, सरकार में विवाद होगा। नहीं तो सोचिए कि आज आपका जो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ भारत ही तो होता है यदि जाति और धर्म की क्या है लड़ाइयाँ नहीं हुई होती तो। और जाति और धर्म के जो मसले हैं, यदि इस तरीके की एकता में न लाई जाएं, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, या जिस दिन भारत से पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस दिन तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा लोगों के मृत्यु हुई थी, और तकरीबन उससे भी दोगुनी संभावना में लोगों की हानि हुई थी, और बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए थे, बलात्कार हुए थे, यौन शोषण हुए थे, ठीक है। तो इतनी बड़ी समस्याओं से यदि बचना है, ठीक है, तो हमें एकता बना के रखनी होगी, और विचारों के टकराव से बचिए। यदि कोई मसला कहीं हो जाता है, ठीक है, तो उसको सुलझाने की कोशिश करिए। किसी भी तरीके के भेदभाव न तो ये सरकार, न तो ये समाज बढ़ावा देती है, ठीक है। कुछ खास लोग हैं जो इस पर राजनीति करते हैं, कुछ खास लोग हैं जो किसी खास तरीके के संसाधनों पर जाके बैठे हुए होते हैं, तो वो अपना संसाधन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद ही समाज इसको क्या है स्वीकार करने लगेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रही हम लोगों की छोटी सी बातचीत। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कुछ खास चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। उस बारे में पर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी ही कोई वीडियो क्लास लाई जाए। और एक और चीज़, जहाँ पर मेरी बातों से आप असहमत हैं, ठीक है, और आपके पास कोई अच्छा तर्क है, तो मैं ये पूरी खुली आज़ादी देता हूँ कि हो सकता है कि वो आपकी बात सही हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो जो कुछ भी मैंने कहा है ये ऐसा नहीं कि 100% है, ठीक है। तो खैर, अब मुझे इजाज़त दें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है।